वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 11th का कोर्स लाए हुए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, मेनली ये आई थिंक चैप्टर नंबर 4 है जो क्लास 11th का बेसिक पोर्शन है, उसी में आता है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स के रिलेटेड। दैट इज अभी तक आप पढ़ रहे थे काइनेमैटिक्स के रिलेटेड, अभी हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स के रिलेटेड। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले ये क्लास 11th का जो इसमें क्या क्या कंप्लीट होगा, इस कोर्स में क्या क्या आने वाला है। एक तो इसमें जो भी बोर्ड्स का सिलेबस होता है, बोर्ड्स के रिलेटेड जो भी नोट्स प्रिपेयर होंगे वो हम इसमें अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, तो उसके अलावा जो IIT JEE मेंस में ऊपर लिखा हुआ है वो भी हल्का सा हम टच कर लेंगे। उतने न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाता हूँ, लेकिन फिर भी जितना हम तक होता है आप भी कोशिश करते रहिए, मैं भी कोशिश करता रहूँगा। तो होप कि ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो उसके अलावा जो ये चैप्टर है तो इसमें वेटेज क्या रहता है, नॉर्मली यही 4-5 मार्क्स का तो क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन नॉर्मली मुझे लगता है कि 6 मार्क्स का बोर्ड्स में एग्जाम क्वेश्चन आ जाता है। और जो JEE मेंस, नीट ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उससे स्टार्ट करने से पहले मैं इसका ओवरव्यू मैंने लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूं कि ओवरव्यू में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, फिर फोर्स क्या चीज़ होता है, एरिस्टोटल्स फैलेसी, एरिस्टोटल साहब क्या बोल रहे थे तो उसके बारे में पढ़ना है। गैलीलियोस का लॉ ऑफ इनर्शिया देखना है, इनर्शिया क्या चीज़ होता है और उसके कुछ टाइप्स देखने हैं, जिसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आता है। तो लीनियर मोमेंटम क्या चीज़ होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, जो हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर ऑफ द फिजिक्स। इसके बिना फिजिक्स तो मतलब जो भी बात करते हैं फिजिक्स के रिलेटेड तो पहले वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बात करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेड एंड बटर ऑफ द फिजिक्स। ओके, तो इम्पल्स और उसका एप्लीकेशन देखेंगे। जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, असली में जो इंपॉर्टेंट लॉ होता है सेकंड लॉ, उस पर बात करेंगे अच्छे से। उसके जो रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जामिनेशंस में वो देखेंगे। और न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है उसका इलस्ट्रेशन देखेंगे हम। ठीक, और जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, दैट इज हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। देखिए, तो उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूटन सेकंड लॉ को आप रियल लॉ क्यों कहते हो, वो भी देखेंगे हम यहाँ पे। अपेरेंट वेट क्या होता है, जब आप लिफ्ट में जाओगे लिफ्ट प्रॉब्लम देखेंगे, वहां पे वेट में ऊपर नीचे क्या होता है, जब ऊपर जाओगे वेट को क्या होता है, जब नीचे जाता है लिफ्ट तो वेट को क्या होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे, ट्रिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन दिस लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स देखेंगे जो आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ओके। और उसके कुछ एप्लीकेशंस है। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन हल्का सा पढ़ लेंगे, करंट फोर्सेस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे लैमीज थ्योरम, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन देता है करंट फोर्सेस का। जब आपको कॉनकरेंट फोर्सेस होंगे वो इक्विलिब्रियम पे आएंगे तो तब लैमीज थ्योरम कहते हैं उसको, वो देखेंगे क्या चीज होता है। पुली सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आता है ये देखिए, ये लिफ्ट वाला प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। जैसे ये न्यूटन सेकेंड लॉ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉस्कॉट इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसमें से जो हॉट टॉपिक्स है जिसमें से पूछा जा सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के रिलेटेड। ये पुलिस वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर उठा लोगे कोई भी बुक या मेनली आप H.C. वर्मा बुक उठाओगे तो उसके हर एक चैप्टर में वो बंदर वाला प्रॉब्लम आपको दिखेगा, पुली वाला प्रॉब्लम दिखेगा। ठीक है, वो चीज़ें हमने देखनी है, इसमें फ्रिक्शन देखनी है, उसके टाइप्स देखने। और इससे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटवुड मशीन क्या चीज़ होता है। अगर 11th क्लास के स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होगा ये, तो नॉर्मली जो कोचिंग करते हैं स्टूडेंट्स, दैट मीन्स जो ये होती है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की कोचिंग, उसमें ये पूछा जाता है, बताया जाता है कि व्हाट इज एटवुड मशीन। ठीक है, तो फ्रिक्शन
फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रिक्शन क्या चीज़ रहता है, उसके टाइप जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। और फिर हम देखेंगे कि फ्रिक्शन का लॉज क्या होते हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या चीज़ होता है, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन देखेंगे यहाँ पे, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क क्या होता है। जब आप एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन ए रफ इंक्लाइनेड प्लेन, जब एक कोई ऐसा रफ इंक्लाइनेड प्लेन होगा तो जब इस पे बॉडी नीचे करके आएगी, ये क्वेश्चन भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा, उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या चीज होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2-3 मार्क्स का पूछा जाता है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, फ्रिक्शन एंड नेसेसरी एवल 2 मार्क्स से पूछा जाता है मेनली। तो वो चीज लिख क्या चीज होता है वो डिस्कस, डेफिनेशन लिखेंगे। तो फ्रिक्शन को चेंज करने के कुछ तरीके देखेंगे, मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, दूसरा हो गया सेंट्रीफ्यूगल, वो चीज़ भी बात कर लेंगे इसमें, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर, सेंट्रीपिटल अंदर की ओर, ठीक है, ऐसी चीज़ें देखेंगे। सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो गाड़ी होती है रोटेट करती है, सर्कुलर मोशन करती है, उस चीज़ का देखेंगे। तो जब एक गाड़ी होगी, जब वो टर्न लेगी, सर्कुलर मोशन करेगी, ठीक है, तो एक लेवल रोड पे वो जब टर्न करेगी, सर्कुलर मोशन दिखाएगी, तो तब क्या चीज़, मतलब क्या डायनेमिक्स होगा उसमें। या बैंक्ड रोड, बैंक्ड रोड क्या होता है, एक साइड पे वो ऐसे थोड़ा टिल्ट होता है ताकि गाड़ी टर्न करने के टाइम पे नीचे खाई में ना चली जाए, ठीक है। ऐसे जो कुछ रोड्स ऐसे होते हैं, नॉर्मली कश्मीर में ऐसे कुछ रोड्स हैं हाईवेज पे, तो वहाँ पे रोड्स क्या है, बैंक किए हुए हैं, ठीक है, तो वो भी देखेंगे हम। तो मौत का कुआं, ठीक है, हर कोई बचपन में देख चुका होगा ये, ठीक है, जिसमें वो गाड़ी घूमती रहती है, ठीक है, जो स्टंटमैन होते हैं, बाइक लेके वो जाते हैं उस पर, ठीक है। बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, जब साइकिलिस्ट बेंड करता है उस चीज़ में क्या डायनेमिक्स होता है, वो चीज़ देखेंगे हम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या चीज़ है यहाँ पे, ये मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल वेरी मच इंपॉर्टेंट है ये एंट्रेंस पर्सपेक्टिव के व्यू से। तो इसमें से क्वेश्चन, ये अगर कोई टॉपिक इसमें से आप छोड़ दोगे, ये वाला टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है, ओके। तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या चीज़ होते हैं। एंड लास्टली हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, जैसे IITs में जो आए हुए हैं कुछ, और JEE मेंस के, नीट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं ये सारा टॉपिक, ओके। तो डिस्कस करते हैं थोड़ा करके, मैं रब कर लेता हूँ, आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सारा लिख लीजिएगा, ओके। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। डस्टर सीधे काम नहीं कर रहा है, कोई कपड़ा लाना पड़ेगा, बेटर रहता है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो अभी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ओके। ये वाला टॉपिक, व्हाट इज इंट्रोडक्शन अबाउट दिस टॉपिक, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आप जिन चैप्टर से आए हुए हो, दैट मीन्स जो आप अभी तक, जो आई थिंक चैप्टर 5th होगा या 4th होगा, तो अभी आप कहां से कहां आए हो, दैट मीन्स आपने सफर किया हुआ है काइनेमैटिक्स से, आए हो आप डायनेमिक्स की ओर। ये क्या चीज है भाई साहब, काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ठीक है। अब देखिए, काइनेमैटिक्स मोशन ही होता है, मोशन के रिलेटेड आप पढ़ते हो, यहां पे भी तो मोशन के रिलेटेड पढ़ते हो। अब नया चीज क्या है, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई बॉक्स पड़ा हुआ है बेंच पे, आप उसको फोर्स अप्लाई करते हो, धक्का देते हो, ठीक है, तो उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, उसमें मोशन अटेन होती है। तो वो मोशन के बारे में आप इन चैप्टर्स में पढ़ते हो। वो मोशन कहां से आया, इसको किसने जनरेट किया, कोई मसला नहीं, कोई बात ही नहीं उसके रिलेटेड करता है यहां पे कोई भी, ठीक है। उस चीज के स्टडी को हम काइनेमैटिक्स बोलते हैं। समझ में आए ये, ओके। अब डायनेमिक्स क्या होता है,
बॉक्स है उसको आपने फोर्स मारा, ठीक है, फोर्स दे दिया, तो उस फोर्स की वजह से मोशन जनरेट हो गया, और उस मोशन को किसने कॉज किया, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट मोशन, फोर्स था। तो आप उस फोर्स के बारे में पढ़ते हो, यहां पे समझ में आए। तो डायनेमिक्स क्या होता है, यहां पे आप कॉज के रिलेटेड बात करते हो, यहां पे आप कॉज के रिलेटेड बात करते हो, कॉज ब्रिंगिंग इन द मोशन, ठीक है। हाँ, वो चीज, वो कॉज जो मोशन को ले आता है, उसके बारे में पढ़ते हो, समझ में आइए। ओके, तो इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है। जैसे ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एक्सेलरेशन इन ए बॉडी, समझ रहे हो, ठीक है। तो जो फोर्स है वो जरूरत होता है कि आप एक बॉडी में एक्सेलरेशन लाओ, ठीक है, या मैं ऐसे बताऊं, जब भी मैं किसी बॉडी पे फोर्स को एक्ट करूं, ठीक है, वो एक्सेलरेट होती है। इसी चीज को मैं ऐसे लिख लेता था, चलो वही लिख लेता हूं, बेटर चीज है। एज फोर्स इज एक्टेड ऑन ए बॉडी, इट गेट्स एक्सेलरेटेड, ठीक है। जब भी आप बॉडी को, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक बॉडी है, इस पे फोर्स मास m है, इस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये भाग रही है यहां से, समझ में आए। तो ये बॉडी भागने की ट्राई कर रही है, दैट मीन्स इसमें एक्सेलरेशन आती है, समझ रहे हो यहां तक। ओके, तो दैट मीन्स अगर इसमें एक्सेलरेशन आ रही है कि ये मोशन अटेन कर रहा है, तो दैट इज ऑन ए बॉडी इट गेट्स एक्सेलरेटेड, दैट इज मोशन इज ऑब्जर्व्ड। तो आप इस बॉक्स को भागते हुए देखोगे, दैट मीन्स आप मोशन को ऑब्जर्व करोगे, समझ में आया ये। ओके, आगे जाते हैं। देखो, अब देखिए, जो ये फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पता चला कि मोशन हो रहा है, और उस मोशन के बिहाइंड, इस मोशन को कौन करवा रहा है, उसके पीछे है फोर्स, उसके पीछे ये वाला कॉज है। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस मोशन, दिस फोर्स। तो आपको इसके डायनेमिक्स के रिलेटेड पढ़ना है, समझ में आए, दैट इज डायनेमिक्स मस्ट बी डिस्कस्ड। ठीक है, अब जो डायनेमिक्स है उसके पीछे क्या क्या लॉज है। देखो, कोई भी चीज होता है, कोई भी मतलब प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को होने के लिए उसको कुछ लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरीके से जो ये डायनेमिक्स है, इसके भी कुछ लॉज होते हैं ना, इसको भी कुछ लॉज होंगे। दैट मीन्स दैट इज लॉज ऑफ, मैं ऐसे लिखूंगा, there must be some laws governing the dynamics of body। समझ रहे हो क्यों इंपॉर्टेंट है अब ये पढ़ना, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। उन्हीं लॉज को तो हम लॉज ऑफ मोशन का नाम मतलब पढ़ते हैं ना, दिया जाता है ना। तो वही चीज़ें तो होती है जिनको ये डायनेमिक्स फॉलो करता है, जिनको एक सिस्टम को, बॉडी को फॉलो करना पड़ता है और अपनी डायनेमिक्स को वो शो करता है, समझ में आए ये। तो वहाँ पे कुछ लॉज होने चाहिए जो एक बॉडी को गवर्न कर जो एक बॉडी को गवर्न करते हैं, समझ में आया यहाँ तक। ओके, तो इस चीज़ को रब कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि
ये जो लॉज ऑफ मोशन है, इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा है, थोड़ा थोड़ा फील होने लगा हमने कि वहां पे डायनेमिक्स जो होगी, ठीक है, एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स की वजह से मोशन होगा, दैट मीन्स दैट द डायनेमिक्स मस्ट बी डिस्कस्ड, और उस डायनेमिक्स को कुछ लॉज गवर्न करेंगे, और इसीलिए हम इस चैप्टर को लॉज ऑफ मोशन का नाम देते हैं। समझ में आया यहां तक? ओके, गुड। तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले 2 पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूं। स्टैटिक्स, ठीक है, ये, और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक क्या चीज है एंड डायनेमिक क्या चीज है? जैसे एक बॉडी है, उसका स्टेट जाने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई बॉडी है, उसका क्या हालत है एट टाइम t इज इक्वल 0, उस स्टडी को आप स्टैटिक्स को कहते हो। समझ में आया ये? मैं ऐसे बोलूंगा, डिटरमाइनिंग स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट ऑफ ए सिस्टम एट t इज इक्वल टू 0। जब आपका टाइम 0 होगा, टाइम अभी इवॉल्व नहीं हुआ होगा, तब आप उस किसी सिस्टम के बारे में उसका हालत जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। उस सिस्टम का आप हालत बता रहे हो कि भाई साहब इस सिस्टम का ये हालत है, तो उस चीज को हम बोलते हैं स्टैटिक्स, एट रेस्ट पोजीशन। समझ में आया ये? ठीक है। स्टैटिक की नाम तो यहाँ पे नाम ही तो बोल रहे हैं ना हमने, स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट, ठीक है। अब ये डायनेमिक क्या चीज है? अभी आप अगर ये सिस्टम कोई है, ठीक है, और उस सिस्टम का आप स्टेट डिटरमाइन कर रहे हो, डिटरमाइनिंग स्टेट ऑफ सिस्टम एट टाइम टी, एट टाइम टी, टाइम के कोई किसी पर्टिकुलर टाइम पे, अब अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस सिस्टम का स्टेट जानने की ट्राई करोगे, बताओगे कि इस सिस्टम का ये स्टेट है, ठीक है, ये हालत है, उसका कुछ टाइम के बाद क्या हो गया होगा, तो उस चीज को हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। दैट मीन्स रिलेटेड, दैट इज रिलेटेड टू डायनेमिक्स, ठीक है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये तो अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमने सिस्टम का स्टेट जानना है, हाउ टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, हाउ टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक है। अगर कोई सिस्टम है, उसका हालत कैसे जानेंगे हम? टाइम t इज इक्वल 0 पे उसका क्या हालत है, टाइम एट सम पर्टिकुलर टाइम उसका हालत क्या हालत है उसका, ठीक है, तो वो जानना इंपॉर्टेंट है। समझ में आए यहां तक? अब देखो, मैं एक कॉन्सेप्ट लिखता हूं, कॉन्सेप्ट, देखो, टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, वी मस्ट नो some attributes, we must know some attributes। जैसे मैं बताऊंगा कि अगर कोई सिस्टम है, आपको उसका स्टेट जानना है, उसका हालत क्या है, टाइम t इज इक्वल 0 पे, टाइम एट सम पर्टिकुलर टाइम पे उसका हालत क्या रहेगा, तो उसको जानने के लिए मुझे कुछ चीजें तो चाहिए ना, जो मुझे हेल्प करेगी उसका स्टेट ढूंढने में, उसका क्या स्टेट है वो ढूंढने में मुझे कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए, कुछ बंदे तो चाहिए ना जो मुझे हेल्प करेंगे कि उसका स्टेट क्या होगा, ठीक है। ये तो ये चीज डिस्कस करने से पहले मैं और चीज बताऊंगा। जैसे जो सिस्टम होते हैं, सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। जैसे यहां साइड से लिविंग सिस्टम्स, दूसरा नॉन लिविंग सिस्टम। ठीक है, लिविंग सिस्टम में जैसे एग्जांपल में ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस का एक सिस्टम, तो ये एक लिविंग सिस्टम है। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है नहीं, इजी थिंग्स है ये। जैसे यहां पे एग्जांपल देखेंगे, क्या देंगे यहां पे एग्जांपल, कोई भी सिस्टम होगा, कोई भी पार्टिकल्स है, 10-15 पार्टिकल्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, या मैं यहां पे लिखूंगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स,
सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे यहां पे क्या चीजें होंगी, यहां पे क्या चीजें होंगी, जैसे हाइट, ह्यूमन बींग्स का हाइट, उनका वेट, उनका कलर, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन, समझ आया तक, ठीक है, मर्द है कि औरत है, जेंडर, ये चीजें एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सोचते क्या चीज है, ठीक है, वो कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, इनको हम बोलते हैं बेसिक एट्रीब्यूट्स, बेसिक एट्रीब्यूट्स, समझ में आया यहां तक। अब ये चीजें बेसिक एट्रीब्यूट होंगे। और एक चीज है, जैसे मैं बोलूंगा पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी इज नॉट ए बेसिक एट्रीब्यूट, फिर इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। जो पर्सनैलिटी होती है ये एक बेसिक एट्रीब्यूट नहीं है, लिविंग सिस्टम का एक बेसिक एट्रीब्यूट नहीं है। इसके लिए ये है हाइट क्या है, वेट क्या है, कॉम्प्लेक्शन क्या है, जेंडर वगैरह ये चीजें। लेकिन जो पर्सनैलिटी होती है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, किसी के पास होती है किसी के पास होती नहीं है, समझ में आए। दैट मीन्स इस चीज को हम बोलते हैं पर्सनैलिटी को, ये एक कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट है, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट, समझ रहे हो यहां तक, ठीक है। तो ये जो पर्सनैलिटी है ये एक कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो यहां बात करते हैं, जैसे कोई भी सिस्टम होगा, कुछ पार्टिकल्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स 10-15 ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके बारे में उनका पोजीशन क्या हो रहेगा, उनका पोजीशन क्या रहेगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द सिस्टम, ठीक है। दूसरा उनका वेलोसिटी क्या रहेगा, उनका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ये चीज सारी चीजें, ठीक है। ये उनका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, ये कहलाएंगे इनका बेसिक एट्रीब्यूट्स, बेसिक एट्रीब्यूट्स। ये है किसी भी नॉन लिविंग सिस्टम का बेसिक एट्रीब्यूट। ये तो पढ़ते नहीं है, हम नहीं पढ़ते हैं, हम तो यही चीज पढ़ते हैं, वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन, ये चीजें हैं जो ये होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। और जो यहां पे लिखा मैंने, जब भी आपको किसी भी सिस्टम का हालत जानना होगा तो आपको कुछ एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए। ओ भाई साहब, वो एट्रीब्यूट्स क्या है, वो एट्रीब्यूट्स ये पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन करके चीजें हैं, इनको हम बोलते हैं बेसिक एट्रीब्यूट्स। अगर यहां पे बेसिक एट्रीब्यूट ये चीजें थे और यहां पे मैंने पर्सनैलिटी को कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट बता दिया, तो यहां पे भी कोई चीज ऐसा होगा जिसको आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट कहोगे। यस, ऑब्वियसली जो इन्हीं से बना होगा, जैसे पर्सनैलिटी, हाइट, वेट वगैरह, कॉम्प्लेक्शन को मिला के हम पर्सनैलिटी बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। अगर हम उसी तरीके से मास, वेलोसिटी को मिला लेंगे, हमारा लीनियर मोमेंटम बनेगा, दस लीनियर मोमेंटम वुड बी द कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। काइनेटिक एनर्जी बना लो, हाफ mv², दैट वुड बी द कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वो सारी चीजें कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स में आएंगी। जैसे यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv, ठीक है। ये है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट, कॉम्प्लेक्स। साथ साथ में आप नोट बनाते जाइएंगे, ठीक है ना। ये अपना नोटबुक, पेन, कलरफुल पेन्स उठाइए और सारे नोट्स प्रिपेयर करते, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एक बिट टू बिट आप साथ साथ लिखते जाइए, ठीक है ना। ये ओके, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब आपने एट्रीब्यूट्स को उठा लेना है ताकि आप स्टेट को जान सकोगे। बेसिक एट्रीब्यूट कौन सा भी उठाना है, वो भी बेसिक एट्रीब्यूट उठाना है। समझ रहे हैं यहां तक? ओके, लिख लिया होगा आपने। ओके, तो मूव करते हैं। तो अब मैं ऐसे बोलूंगा, यूजिंग पोजीशन एंड वेलोसिटी, दैट मीन्स बेसिक एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये वी कैन फाइंड स्टेट ऑफ ए सिस्टम।
कोई पर्टिकुलर सिस्टम होगा उसका हम हालत जान सकेंगे अगर हमको ये बेसिक एट्रीब्यूट्स पता होंगे। उसका पोजीशन क्या है, उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या है, हम उसके बारे में जो उसका हालत है वो हम पता कर सकेंगे। ठीक है, जैसे मैं स्टेप वाइज दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ग्राउंड है, एक बॉडी पड़ा हुआ है, सपोज दिस इज द सिस्टम। ठीक है, ये और इस पे क्या है, स्टेप वाइज लिख लेते हैं। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में क्या करना है आपने, हमने पोजीशन को पता कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये एट पॉइंट x होगा, पोजीशन पता कर ले, इसका वेलोसिटी अभी v = 0 है से, या मान लिया इसका वेलोसिटी v होगा, वेलोसिटी v पोजीशन x मान लिया मैंने। ठीक है, बेसिक एट्रीब्यूट पता कर लिए मैंने। अब इससे क्या पता, कैसे पता चलेगा कि मेरा स्टेट पता चल गया। ठीक है, ये तो देखो मैं बोलूंगा एट t = 0, जब टाइम t = 0 है, ये बॉडी यहां पे है, इसका हालत क्या है, ये मरा हुआ है। समझ में आया, ये इसका वेलोसिटी पता है हमको, ये है। या मैं ऐसे बताऊंगा, ये एट टाइम t = 0 पे इसका ये कहां पे होगा, x पोजीशन पे, इसका वेलोसिटी सपोज 10 मीटर पर सेकंड होगा, 20 मीटर पर सेकंड होगा। इससे हमको ये पता चला। समझ में आया, ये बेसिक एट्रीब्यूट्स का देखो कितना कमाल है यहाँ पे। ओके, एट टाइम t = 0 हम यहाँ पे स्टैटिक को डिस्कस करते हैं, स्टैटिक्स को डिस्कस करते हैं, कर लेते हैं ना स्टैटिक्स। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला इसका इनिशियल स्टेज होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। समझ में, जो पहले होगा अभी का सिस्टम का हालत, वही इस टाइम पे रहेगा, टाइम t = 0। अभी टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, जो सिस्टम का हालत है वो तो वही रहेगा। ठीक है, स्टैटिक्स। अब स्टेप 2 में जाते हैं। हम क्या करेंगे, उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे। जो ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। समझ में आए ये? ठीक है, देखो हाउ स्टेट changes, how state changes when acted by force। जो ही इस चीज पे फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, जो ही इस सिस्टम पे फोर्स अप्लाई होगा, तो अभी का हालत इसका क्या था, मरा हुआ था फॉर एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, बैठा हुआ था आराम से, जो ही लात बढ़ा तो भागने लगा, दैट मीन्स इसका स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, तो चेंज होने से जो स्टेट चेंज हो गया, किसने किया, फोर्स ने। समझ में आया ये? तो एक्सटर्नल फोर्स है ये, इंटरनली पता नहीं क्या हो रहा है, वो हमने अभी देखा नहीं, तो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स की। ठीक है, ये चीज में डायनेमिक्स हम डिस्कस करते हैं। ये किसके अंडर आएगा, डायनेमिक्स के अंडर, बिकॉज ये फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद हम पता करेंगे इसका स्टेट क्या होगा। समझ में आया ये? ओके, हाँ, तो मैं ऐसे बताऊंगा, दैट इज इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉज। यहां पे इफेक्ट क्या है, कॉज क्या है। जैसे मैं बताऊंगा इफेक्ट क्या हुआ, इसका स्टेट चेंज हो गया, ये इफेक्ट है। दैट मीन्स इसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो गई ना जनरेट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जनरेट हो गई, बट इसमें दैट एक्सेलरेशन जनरेट होने का मतलब कि इसमें मोशन ऑब्जर्व हुई। दैट मीन्स मोशन को ऑब्जर्व, जब अगर मोशन ऑब्जर्व हुई, उसके बिहाइंड व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट, दिस फोर्स। तो फोर्स क्या है यहां पे, कॉज। समझ में आया ये? तो मैं इसको इक्वेशन 1 लिख लेता हूं। ठीक है, उसके अलावा मैं बोलूंगा जो इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया। तो इनर्शिया का मतलब लेजीनेस, ना मानना। ठीक है, अगर कोई कहीं पे बैठा हुआ है, वो बोलेगा मैं जहां बैठा हूं वही बैठना चाहिए, मैं यहां से हिलना नहीं चाहिए मैं। ठीक है, पढ़ेंगे इनर्शिया, जैसे पता किया यहां पे। ठीक है, इनर्शिया के बारे में रिलेटेड पढ़ना ही है हमने। तो इफेक्ट्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। तो दैट मीन्स यहां पर अगर यहां पे मास ज्यादा होगा, फोर्स मिला इसको, ठीक है, फोर्स उतना कम है मास के कॉरस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स मास का ज्यादा होना मतलब इनर्शिया ज्यादा होना। तो ज्यादा मोटा तो ज्यादा लेजीनेस, समझ में आए? तो ज्यादा इनर्शिया। तो यहां पे क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा, तो इस पे इफेक्ट क्या है कि इसमें मोशन कम पोजेस होगी। दैट मीन्स इनर्शिया ज्यादा तो इफेक्ट कम होगा। इन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड,
अरे रब करते हैं, अभी तो टॉपिक्स पता ही है मुझे। देखिए तो दोनों को कंबाइन करते हैं, कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2, ये और ये भाई साहब बोल रहे इफेक्ट कॉज की वजह से होता है, ये बोलता है इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया है। दोनों को मिलाओ तो मैं ऐसे बताऊंगा, इफेक्ट इज इक्वल टू कॉज अपॉन इनर्शिया। होगा? अरे भाई साहब होगा कि नहीं? इफेक्ट इज इक्वल टू कॉज अपॉन इनर्शिया, दोनों को मिलाओ, यही इक्वेशन तो बनेगा। अब देखो ये मैं यहां ले जाऊंगा, या इंप्लाइज कॉज ये जाएगा यहां, कॉज अकेले रह जाएगा, इज इक्वल टू इनर्शिया इनटू इफेक्ट। तो इस चीज को जो ये बना, इसको हम बोलते हैं डायनामिकल इक्वेशन। डायनामिकल इक्वेशन क्या चीज डायनामिकल इक्वेशन है? यही इक्वेशन जो होता है कॉज इज इक्वल टू इनर्शिया इनटू इफेक्ट, जो आप आगे जाके फिजिक्स देखोगे, आगे इतना जाके कि इसी 11th क्लास में, ठीक है, उसमें ये इक्वेशन बहुत जगह फॉलो होता होगा। जो भी इक्वेशंस बन रही होंगी वो इसको कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। कॉज किसके बराबर होता है? इनर्शिया इनटू इफेक्ट, ठीक है। ये तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां ही का, जैसे यहां पे व्हाट इज द कॉज हियर? फोर्स, फोर्स की वजह से ये हो गया। व्हाट इज द इनर्शिया हियर? यहां इनर्शिया की जगह मैं मास लिख सकता हूं, बिकॉज इनर्शिया इज मास एक्चुअली, ठीक है ये, ओके, मास। यहां इफेक्ट क्या है? इस बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ, तो इफेक्ट हियर इज एक्सेलरेशन। जान रहे हो इसको? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ कहां से लाया मैंने? अब ये देखो भाई साहब, ये दे रहा है ये डायनेमिकल इक्वेशन, दैट मीन्स जो ये इक्वेशन है 100% ये ट्रू इक्वेशन है। समझ में आए? मजा आ रहा है ना इसमें, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये। तो अभी इसके बारे में हम और जाके पढ़ेंगे, अभी लेक्चर को एंड करते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे और कुछ प्यारे से टॉपिक, जैसे एरिस्टोटल फैलेसी, एरिस्टोटल साहब क्या बोल रहे थे, वो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िए कि कैसे क्या डायनेमिकल इक्वेशन कहाँ से बन रहा है, कैसे हम इसको और ज़्यादा इक्वेशंस बना सकते हैं। आप और भी इक्वेशंस देखिए तो जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है डायनेमिकल इक्वेशन। देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी चीज़ से ये बना। समझ में आ रहे हैं? तो ये आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इंट्रोडक्शन था। कल हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स हम फोर्स से स्टार्ट करेंगे। तो फोर्स क्या चीज़ होता है वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।